वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा 5 के पंच में आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक, यूट्यूब पर वक्फे वक्फे से नशरियात जारी रहती हैं, उनके साथ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं। बात होती है जम्मू कश्मीर की सियासत हो, सलामती के एतबार से मुल्क या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या लद्दाख की बात हो, इस ताल्लुक से गुफ्तगू शनीद होती है, मेहमानों की आरा लेते हैं और कई मरतबा हम ये भी होता है या बाज़ औक़ात हम जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से या इक़्तिसादियात की बात भी होती है। यूनियन टेरिटरी के अंदर इकॉनमी, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स या फिर सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस इस प्रोग्राम में किया जाता है। आज जिस मौजू पर हम बहस करेंगे, बात करेंगे या जिस टॉपिक पर आज डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आज एलओसी से या आईबी से हटकर जरा उस हकीकी कंट्रोल लाइन किया भारत और चीन के साथ लगने वाली सीमा की, या फिर एलएसी की बात करेंगे जहां पर अब तक तवील मुद्दत तक कई सालों से कोशिशें होती रही कि वो तनाव, वो कशीदगी, खित्ते के अंदर टेंशन सरहदी बेल्ट के अंदर कम हो सके, और आहिस्ता आहिस्ता अब उस दौर में दाखिल हुए जहां पर बर्फ पिघलने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों मीटिंग्स हुई, डेलीब्रेशंस चलती रही दिल्ली और बीजिंग के बीच, और मुलाकातों के बीच भारत और चीन के बीच अफवाज के पीछे हटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सैन्य सूत्र हों, फौजी जराया हों, इस बात की तस्दीक करते हैं कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में या मशरकी हिस्से के अंदर बिलखुसूस जहां पर सबकी नजरें इस बात पर थी कि क्या दोनों अफवाज किसी एग्रीमेंट के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगी कि कम से कम भारत और चीन की तरफ से इस पर बात की जा सके, या फिर दोनों तरफ से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से फैसला इतना इंपॉर्टेंट है वो लिया जा सके, तो इस ताल्लुक से क्या बात की जा सकती है। आज हुआ यह है कि भारत और चीन की जानिब से जो अब तक मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक डेलीब्रेशंस होती रहीं, बैक टू बैक मुलाकातें होती रहीं, उस मुलाकात का यह नतीजा है कि भारत और चीन के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता करके उस इलाके के अंदर बर्फ पिघलना शुरू हुई जहां पर अब तक कोशिशें होती रहीं कि दोनों ममालिक मिलकर काम करें और सरहदी तनाव को कम करें। पिछले 4 साल में, खासतौर से मई 2020 से जहां तक हमें याद है, गलवान झड़प के बाद दोनों अफवाज आमने सामने आई, तमाम तरह की कोशिशें हुई कि इस तनाव को कम किया जा सके, इस सूरत हाल से बाहर निकला जा सके, लेकिन ये सब ना हो सका। और भारत और चीन के बीच पिछले दिनों होने वाली मीटिंग में इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि यहां से आगे सिचुएशन क्या बन सकती है या क्या होगी। तो अब जाकर भारत और चीन के दरमियान मुआहदे का असर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में या वेस्टर्न पार्ट के अंदर नजर आने लगा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी के करीब दोनों ममालिक की अफवाज की वापसी शुरू हो गई है। इस हवाले से चीन का बयान सामने आ चुका है। चीन का यह मानना है कि मुआहदे या एग्रीमेंट के तहत दोनों ममालिक की अफवाज अपने फौजियों की वापसी पर मसरूफ है और यह अमल खुश उसलूबी से जारी है। एक तरफ का स्टेटमेंट भारतीय फौज के जराए, आर्मी के अंदर जो सोर्सेज हैं या करीबी ऐसे लोग जो एस्टैब्लिशमेंट को बहुत करीब से देखते हैं, सारी सिचुएशन पर, एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि फौजी इनखला एग्रीमेंट के बिल्कुल मुताबिक या जिस हिसाब से बातचीत अब तक बीजिंग और दिल्ली के दरमियान होती रही, उस हिसाब से चीजें चल रही हैं। किसी भी तरीके से दोनों तरफ नुकसान ना हो, ये कोशिशें अब तक जारी थी। और इस पूरे पीरियड के दौरान हमने देखा कि इस बेल्ट के अंदर गोली भी चली जो 40-50 वर्षों में हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन पेट्रोलिंग 28 और 29 अक्टूबर तक उन एरियाज में शुरू हो जाएगी जो एग्रीमेंट के मुताबिक तय किए जाएंगे। जरा ये भी बताते हैं कि भारत चीन ने मशरकी लद्दाख के अंदर या जो पूर्वी लद्दाख के एरियाज हैं, डेमचोक और डेप्सांग के मैदानी इलाके हैं, दो तनाजात को या दो जो इस इलाके के अंदर अलग अलग मकामात पर जिसको लेकर हम देख रहे थे कि लड़ाई लंबी अरसे तक चली, इन दोनों एरिया से फौज को पीछे हटाना या वापसी का सिलसिला शुरू किया है, और यह अमल 28 और 29 अक्टूबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है, तब तक अंदाजा लगाया जा रहा है। फौज के जराए ये भी बताते हैं कि भारत और चीनी फौज 28 से 29 अक्टूबर तक डेमचोक और डेप्सांग से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएंगे। कोशिश ये हो रही थी कि किसी न किसी तरीके से उस इलाके के अंदर जहां पर जंग के आसार बढ़ रहे थे या कभी उतार चढ़ाव हमने काफी ज्यादा देखा, गहमा गहमी काफी ज्यादा रही, फौजी सतह पर सिविल गवर्नमेंट्स ने बहुत कोशिशें की, भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस रहा, लेकिन चीन की तरफ से इस पर हठधर्मी ऐसी थी कि अब तक कोई कोशिश रंग दिखाते हुए, लाते हुए या पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। दस्तबरदारी के बाद जमीनी सतह पर जो कमांडर्स हैं, मुलाकातें हुई, एक तरफ चीन और भारत के दरमियान दिल्ली और बीजिंग के यानी जो डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत थी वो भी चलती रही। फौजियों की वापसी कैसे हो, गश्त कैसे हो सके, एग्रीमेंट के मुताबिक मंजूरी कैसे दी जा सके। 21 अक्टूबर को आप सबको याद होगा कि इस मुआहदे का ऐलान किया गया
जून 2020 में गलवान के अंदर दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने आई, झड़प हुई, तशद्दुद हुआ और इसके बाद ताल्लुकात और भी खराब हो गए। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक के इलाकों तक हमने देखा कि भारत और चीन के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं था। गुज़श्ता चंद दहाइयों में दोनों फरीकैन के दरमियान ये सबसे संगीन फौजी तनाज़ा था, जिसको बहुत हद तक खत्म करने में भारत और चीन कामयाब हुए हैं। लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में तलाशेंगे। आप सबको याद होगा कि 15 और 16 जून की तारीख थी, साल 2020 था, जब दोनों ममालिक के दरमियान फौजी सतह पर बातचीत के बजाय खूनरेजी हुई, झड़प हुई और इस झड़प में भारत के 20 फौजी जो मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए थे, उनकी हिम्मत और शुजाअत को सलाम पेश किया जाना चाहिए, जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए या यकीनी बनाते हुए जानें कुर्बान कर दी थी। जवाबी कार्रवाइयों में 4 चीनी फौजी भी मारे गए। ये जाकर तकरीबन 1 साल के बाद एक्सेप्ट किया गया चीन की अथॉरिटीज की जानिब से। लेकिन इस तसादुम के बाद चीनी फौजियों ने मशरकी लद्दाख के अंदर पेंगोंग सु झील हो या फिर इसके अलावा हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग और डेमचोक हो, कम से कम 7 ऐसे एरियाज थे जहां पर कहा जाता है कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे बढ़े, अलग अलग जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की। कुछ हद तक कामयाब रहा, कुछ हद तक जवाबी कार्रवाइयां हुई, पीछे हटा। लेकिन फिर से एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि इन एरियाज के अंदर चीन की तरफ से आर्जी ढांचा या जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था वो भी तैयार करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। उसको डिसमेंटल करने की भी बात आ रही है, थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ हम जब जा रहे थे, ये बात कहां से सामने आई है? भारत और चीन पिछले दिनों मिलते हैं, ब्रिक्स समिट हुआ और उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि इंटरनेशनली जो भारत की इमेज थी उसको और बड़ा किया गया, बड़ा दिल दिखाया गया और नतीजा यह हुआ कि जिस हिसाब से 4-5 सालों में हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लीडरों को या प्राइम मिनिस्टर को शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हुए देखा, तो बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जो ब्रिक्स इजलास के बाद, ब्रिक्स समिट के बाद जो कुछ काजान में हुआ, वो बताता था कि अगले कुछ दिनों में शायद अच्छी खबर मिल सकती है और बहुत हद तक राहत की खबर भी होगी। इस पर बात करेंगे। लेकिन उस मौके पर जहां से आगे हम ये तवक्को कर रहे थे, जहां से एक्सपेक्टेशंस थी कि सब कुछ ठीक होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उस वक्त एग्जैक्टली क्या कहा गया कि भारत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और भारत की प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, सरहदी तनाजा या इस पूरे बेल्ट के अंदर जो कशीदगी थी उस तनाव को कम करने के लिए भारत किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते हुए काम कर रहा है, उनकी बात आपको सुनाएंगे जो ब्रिक्स में उन्होंने कही थी और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। चलिए, ये प्राइम मिनिस्टर की बात आपने सुनी जो उस वक्त कही गई थी और यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो बार बार वो दिन याद आता है जब भारत और चीन के दरमियान हमने देखा जहां से ताल्लुकात खराब हुए और उसके बाद ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जहां पर भारत और चीन की तरफ से अब तक जो कोशिशें की गई उसका ये नतीजा था। अपने मेहमानों के पास चलेंगे, एक एक करके उनसे जरा ओपिनियन लेंगे और माहिरीन जो लगातार इस सिचुएशन को देख भी रहे थे और कई मरतबा रिपोर्ट्स भी अमेरिका से आई जिसमें यह भी कहा गया कि शायद हम देख रहे हैं कि साउथ और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से वॉर लाइक सिचुएशन में एंगेज हो गए। तरह तरह की बातों के बाद इस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आना ये शायद कुछ अलग इशारा करता है। इस पर जरा सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। कैप्टन अनिल गौड़ साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कर्नल SS पठानिया साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में।
और लद्दाख से हमारे साथ मोहम्मद इसहाक रहेंगे, हमारे नुमाइंदा हैं। और लगातार इन 4 सालों में जब जब हमने कवरेज की है, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आपने देखी हैं मोहम्मद इसहाक के जरिए आप तक पहुंची हैं। शुरुआत में कर्नल साहब आप ही से करूंगा। पठानिया साहब, कैसे इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं और यहां से आगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अप्रैल 2020 की पोजीशन थी 4 अप्रैल से पहले की, क्या हम वापस उसकी तरफ जा रहे हैं? सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर होगी और जरूरत से ज्यादा होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं दोनों देशों को मुबारकबाद देता हूं, चाइना को भी और इंडिया को भी, कि वो 4 साल की कन्फ्रंटेशन के बाद अभी वो टेबल पे बैठे हैं। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद डी एस्केलेशन, और जी इंशाल्लाह एज दे से द थिंग्स विल बिकम बेटर बिटवीन दीज टू नेशन। अभी सवाल ये है कि इसमें 4 साल क्यों लगे, चाइना की जो इंटेंशन थे वो क्या थे, और कैसा ये पूरा मामला खुल के सामने आया। अगर आपको याद होगा, 4 साल पहले गलवान से शुरुआत हुई थी, जहां पे दोनों देशों के फौजियों के बीच में झड़प हुई, कुछ लोगों की शहादत भी हुई, हमारी तरफ से उनके भी कुछ लोग मारे गए। अभी उस समय ये पता चल गया था चाइना को कि भारत के जवानों से लोहा लेना आसान नहीं है, और उसके बाद चाइना ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे जो मिरर डिप्लॉयमेंट, इस समय अगर हम बात करें, लद्दाख के अंदर तकरीबन 50 से 55 हजार फौजी जो हैं वो एक दूसरे के सामने डटे हुए। चाइना की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है उसकी इकोनॉमिकल पावर, और इंडिया उस मामले में काफी पीछे है। अगर हम बात करें, उनका जो जीडीपी इज अराउंड 17 बिलियन, वी आर जस्ट मूविंग बिटवीन 3 and 4 बिलियन। तो और उस समय जो खर्चा हो रहा है वहां पे, आप ये लगाइए कि हर महीने hundreds of crore rupees are being spent to guard our frontiers। अभी चाइना के अंदर इस समय क्या चल रहा है, वहां पे इकोनॉमिकल मेल्टडाउन शुरू हो गया है। उनकी आप रियल एस्टेट देखें, उनकी आप इंडस्ट्रीज देखें, आपकी जीडीपी ग्रोथ देखें, और उसके बाद जो सारे मुल्क उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, बेसिकली दैट इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसको वो चाइना सी बोलता है, वो वहां पे जो डोमिनेट करना चाहता है, तो शी जिनपिंग की जो ग्रिप है वो भी आस्ते आस्ते अभी ढीली पड़ती जा रही है। तो और ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या होता है कि एज लॉन्ग यू आर डूइंग वेल, यू मे बी इन द पावर, बट जिस दिन कंट्री जो है वो डूबना शुरू कर देती है, तो सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो वहां का तानाशाह होता है। अपने पिछले हाल में देखा होगा कि उनके मिनिस्टर लापता हो रहे हैं, रिजाइन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या चल रहा है। तो उन्होंने सोचा चाइना में कि इतने पैसे अगर हम खर्च कर रहे हैं और अचीवमेंट जीरो है, क्योंकि किसी भी हालत में इंडिया उनको जहां ये जो प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट है इससे आगे नहीं जाने देगा। फिंगर एरिया में समझौता हुआ, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में, डेमचॉक ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज दैट डेप्सोंग प्लेन। डेप्सोंग प्लेन के पास ही अगर आप तकरीबन 20 किलोमीटर अक्साई चीन के साइड चले जाएं तो वहां पे हमारी तोल्डी बेग एयरफील्ड है, विच इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। तो गुड सेंस प्रिवेल्ड ओवर। और उसके बाद आप ये देखिए कि इस समय दुनिया में अभी ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, यूक्रेन, रशिया, सो देयर इज ए क्योस, और इकोनॉमिकली जो है वो एवरी कंट्री सफरिंग। सो मे बी सम रियलाइजेशन हैज कम इन द माइंड ऑफ शी जिनपिंग, एंड प्रोबेबली ही मस्ट हैव थॉट कि मैं अपने जो एफर्ट्स हैं वो इंडिया पे वेस्ट करने की बजाय मैं यूएसए के साथ अपने जो मेरा कंपटीशन है सुपर पावर बनने का, वहां पे डाइवर्ट करूं। तो ये काफी चीजें इकट्ठे होके उनके जो थिंक टैंक हो गए, उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, इकोनॉमी की लिखते हैं, उसके बाद हमारी जो गुडविल भी क्रिएट हो जाएगी कि चाइना ने इसका इनिशिएटिव लिया है और ये आपस में समझौता कर लिया है। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या चाइना पे विश्वास किया जा सकता है? आई हैव माय डाउट। मैं उसी पे आ रहा था कि हमने इन 4 सालों में एक बात बार बार दोहराई है कि बात तो होती रही, लेकिन जब बीजिंग से वापस बात करके दिल्ली तक सफर पूरा नहीं होता था तो दूसरी बात हो जाती थी। तो वो विश्वासघात वाली बात कहीं यहां नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली? या एग्रीमेंट का ये मतलब है कि आंखें बंद करके अब विश्वास कर लें, पीछे हट जाएं, कल को ऐसा ना हो फिर से वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फौज को इकट्ठा करने वाली बात फिर सामने आ जाए? इस समय हमारी जो, अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें, वो अरुणाचल में चल रहा है जी, सिक्किम में कभी भी बढ़ सकता है, हिमाचल में कभी भी बढ़ सकता है।
चाइना ने ये 4 साल का जो पीरियड है इसको यूटिलाइज किया अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को, अपने बंकर्स को, अपने हैंगर्स बनाने के लिए, तिब्बत को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जब वो मेनलैंड चाइना से यहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए आते हैं मोबिलाइजेशन पे, तो बहुत टाइम लगता था। अभी जो उन्होंने, जैसे आपको पता, पेंगोंग से लेके उन्होंने 2 ब्रिज बना लिए हैं। उसके अलावा जो साथ वाला एरिया है वहां पे दुनिया भर का उन्होंने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा कर दिया है, रोडों को ठीक कर दिया है। तो वो अपना जो मोबिलाइजेशन का रिएक्शन टाइम है उसको कम करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। अभी क्या हमारे अंदर वो मैचिंग कैपेबिलिटी है, और हमारी ये एडवांटेज है कि हमें अपनी जो ट्रुप्स को मोबिलाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना चाइना को लगता था। जी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए, और वर्ड ओपिनियन, वर्ड गुडविल, ऑल दोस फैक्टर्स हैव मूव्ड इन, बट आई फॉर वन से दैट चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है कैप्टन And अनिल कभी गौड़ भी साहब, आपको ये स्टैब कर सकते हैं। कहा जाता We है have कि to be हमसाया के on- साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, बेहतर ताल्लुकात में ही अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारी जा सकती है। तरक्की, खुशहाली, अमन, पीसफुल एटमॉस्फेयर, यही हम सबको आगे ले जा सकता है। चीन के साथ एग्रीमेंट होना ज्यादा नहीं, लेकिन यही समझा जाए कि 50% मामलात पर, जैसे अभी पठानिया साहब कह रहे थे कि अभी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की बात है, वहां पर भी कभी भी कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एग्रीमेंट के मुताबिक काम होना, कैसे इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं? है कि ये जो अभी मुद्दा हुआ है जी। कि हिंदुस्तान चीन का इतनी देर के बाद, 4 साल की नेगोशिएशंस के बाद भी चीन माना है। मैं ये सोचता हूँ कि ये कोई खास इतना हिंदुस्तान जो है, हम फिर भी बैकफुट पे हैं। क्यों? देखिए, जो हमारे एग्रीमेंट्स थे चीन के साथ पहले के, उसके मुताबिक जो है, चीन उसके मुताबिक उतरा नहीं। चीन ने जो इनके जो जितने ये जो अपने ट्रुप्स लेके आया, जिस हिसाब से एक एक्सरसाइज के जरिए, और सारा का सारा एरिया एकदम कैप्चर किया, उसने उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। फिर हमने जो कैलाश रेंज से ऑक्यूपाई करके उसको एक मुक्की दी और वापस भेजा जाके, और वो एक स्टेलमेट बन गया। गलवान भी हुआ, ये भी हुआ, वहां पे वो सारी जगह एक स्टेलमेट बना रहा है इतनी देर। अब बात यह है कि चीन को एक चीज तो समझ आ गई है कि देखिए, वही बात जो हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान के साथ में, कि जब तक बॉर्डर्स जब के अंदर शांति नहीं होगी तो रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं होगी। हिंदुस्तान ने बहुत कदम उठाए, उनके एप्स, उनके कई कंपनी जो हैं, उनको उसके ऊपर उन्होंने ईडी वगैरह के छापे लगवाए, सारा कुछ किया। उनकी जो अभी जिस हिसाब से फ्री मूवमेंट हो रही थी उसके ऊपर रोक लगी है। तो एक चीज जो है बड़ी क्लियर है कि चीन की जो विस्तारवाद नीति है, विस्तारवाद नीति के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप कहे जी इसके अंदर कोई बदलाव है, बदलाव नहीं हुआ। चीन ने यहाँ से डेप्सांग और डेमचोक से जो वापस लिए, पर आगे गलवान वगैरह से तो उसका अभी तक हुआ ही नहीं वहां पे। मैं वही पूछ रहा था, क्या ये वो रणनीति है जिस पर मैंने कई बार आपसे सवाल प्रोग्राम में पूछा, तो आप कहते थे कि 10-12 कदम आगे आओ और बाद में जाकर एग्रीमेंट के तहत 2-3 कदम पीछे हट जाओ। क्या इसी को हम विस्तारवाद वाली नीति को एक्सप्लेन करके समझे? बिल्कुल, यही चीन की नीति ये है। अभी आप देखिए, जो ये अभी ये क्या चाह रहे थे कि जो ये पेट्रोलिंग के लिए जो बफर जोन बनाना है, वो कहते जी वो हिंदुस्तान का जो इलाका था उसके अंदर बफर जोन बनाइए आप। अब वो हिंदुस्तान को तो मंजूर नहीं है कि आप हमारे इलाके पहले आप आगे हैं, फिर आप कहते जी जो बफर जोन था वो आपने पहले ऑक्यूपाई कर लिया सारा का सारा, अब आप कहते हैं नया बफर जोन बनाइए। तो इसके ऊपर लगे हुए थे। अब जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो कहाँ पे आई है, वो अभी तक एक्चुअली क्लियर नहीं हुई है कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन पे क्या ये प्री-90 का जो किया इन्होंने वो उस मुआहदे के तहत वहां पे गए हैं, या ये जो आगे थे उसमें 4 कदम पीछे गए हैं और अलाउ किया चाहिए पेट्रोलिंग बफर जोन, फिर इस तरह बन गया है। ये अभी तक बातें क्लियर हुई नहीं है, और ना ही इसके बारे में फौज ने बताया है और ना ही गवर्नमेंट ने बताया है कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड पोजीशन हुई क्या है। हाँ, ये है कि उन्होंने जो अपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर वगैरह वहां बनाए थे और जो हिंदुस्तान के पेट्रोल्स को रोक रहे थे, वो उन्होंने कहा कि अच्छा जी अब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग होगी। आप देखिए, पहले क्या होता था, फ्री पेट्रोलिंग होती थी, हिंदुस्तान के पेट्रोल जाते थे क्योंकि उनका एरिया अपना होता था, पर अब एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग होगी। जो वर्ड यूज किया उन्होंने,
कोऑर्डिनेटेड। और यहाँ से इसके साथ में उन्होंने अरुणाचल में वहां पे अलाउ किया है चीन को या जो है उधर आके पेट्रोलिंग करने के लिए। तो ये एक चीज जो है ना, देखिए चीन के साथ जो है इतने जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं सब जूझ रहे हैं कि उसकी विस्तारवाद नीति के साथ, हिंदुस्तान भी उसमें फंसा हुआ है। अब हम जिस हिसाब से रिस्पांस हमारा आया, चीन को ये उम्मीद नहीं थी है वहां पे, और अफसर और जवान जिस हिसाब से उनके आगे पेश आए वो भी उनको उम्मीद नहीं थी। अब उनको ये तो पता लग गया है कि एक चीज की भाई भारत ये इसको अलाउ नहीं करेगा। बट क्या देखिए हमारे उधर बड़े वल्नरेबल एरियाज हैं, हमारा जो एयरफील्ड है दौलताबाग ओल्डी है जो हमारा वहां पे, वहां से उसके आगे जो है वो वहां पे ऑब्जर्वेशन टावर्स नहीं बनाने दे रहे, अपने बनाए हुए उन्होंने। क्या ये सारी बातें जो है ये ओवरऑल उसके अंदर आएंगी या सिर्फ एक जो इलाका है हमारा डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स के अंदर जो ये हुआ है वहां पे रुक जाएगा? गवर्नमेंट का भी इस पर कोई रिस्पांस या जवाब आए हम जरूर उस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद इसाक भी मेरे साथ हैं, लद्दाख में कॉन्टिन्यूसली कवर कर रहे थे। लद्दाख के अंदर एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त माहौल क्या है, क्या इस बात पर किसी तरह की कोई डिस्कशन थी मोहम्मद इसाक? और जिन बॉर्डर बेल्ट वाले एरियाज में या पूरे रीजन के अंदर जब जब आपने कवर किया, क्या डिफरेंसेस आप देख पा रहे हैं 2019-20 के अंदर और गलवान इंसिडेंट के बाद? अगर मैं पूछूं, जिस तरफ कैप्टन साहब भी इशारा कर रहे थे और पठानिया साहब भी, कि बहुत सारी चीजें बदली और खास तौर से सरहद के उस तरफ अपनी पोजीशन मजबूत करके और उसके बाद शायद एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश। वाकई में इसको एग्रीमेंट या फिर किसी तरह की एक शरारत, या फिर ये कहें कि कल को शायद पुरतनाव सूरत हाल की तरफ फिर जाएं तो चीन खुद को मजबूत पोजीशन में समझे, ऐसी कोई सिचुएशन उसने बनाई अपने लिए? क्या चेंजेस देख पा रहे हैं? आसिफ साहब, जिस तरह से कर्नल साहब ने कहा कि ये जो स्टेप हैं ये यकीनन एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो है दोनों देशों गया है, ताकि लद्दाख के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में बहुत सारे जो एरियाज थे जहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट को लेके और इशू को लेके कई बार कमांडर सतह की मीटिंग के बाद अब ये लगभग तय हो गया है कि जो वहां पे जो मिलिट्री का जो डिसएंगेजमेंट है वो दोनों तरफ से किया जाएगा। तो जनरली लोगों के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें तो ये एक काफी अच्छा जो है स्टेप माना जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं चाइना की जो नीति है उसको हमें सोच समझ के आगे बढ़ने की हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब भी इस तरह की जो है उनकी तरफ से पॉलिसी आ जाता है या दोनों देशों की तरफ से पॉलिसी आ जाता है तो चाइना कहीं न कहीं खयानत करते हुए नजर आते हैं। दूसरी जानब जनरल लोगों की अगर हम बात करें, जो ईस्टर्न लद्दाख में खासकर जो बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं, चांगथांग रीजन के जो लोग हैं, उन्हें कहीं न कहीं वहां पे जो खासकर जो पार्शियल लैंड्स हैं, जो नोमैड्स हैं, उनको कुछ कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे जो एरियाज जो हैं, जो वहां पे जो वो लोग पहले जाते थे वहां पे वो जा नहीं पाते थे। तो कहीं न कहीं ये लद्दाख में रह रहे लोगों के लिए, और अगर चलिए इसहाक से राब्ता मुनक़ता हुआ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनसे बात हो पाए। कर्नल पठानिया साहब, इस 4 साल के अरसे में मैंने शुरुआत में कहा था इंट्रो में, हमने एक ये भी देखा कि बहुत सारे लोग उन रिपोर्ट्स को भी पढ़ते थे जो अमेरिका के इदारे या उनके इंस्टीट्यूशंस तैयार करते थे। कभी सैटेलाइट इमेजेस सामने आ जाती थी, कभी रिपोर्ट्स के आज यहाँ पर ये हुआ कि कुछ लोग इसको इस हिसाब से भी देखते थे कि शायद ये उकसाने वाली कोशिशें हैं। अमेरिका जिस हिसाब से इसको देख रहा था शायद कुछ उसकी उम्मीदों पर भी पानी फिरा होगा। ओवरऑल भारत चीन से इस एग्रीमेंट के बाद अगर मैं पूछूं, अगर पॉजिटिव कोई चीज तलाशी जाए अमेरिका या फिर बाकी लोगों के लिए जिन जिन एरियाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, जंग है, इस वक्त भी लड़ाइयां चल रही हैं, क्या मैसेज जाता है इस एग्रीमेंट से? देखिए, सबसे पहले जो मेन इफेक्ट है वो ये है कि जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी यूक्रेन में होते हैं, कभी रशिया में होते हैं, कभी यूएसए में होते हैं, कभी किसी दूसरी उससे काफी अच्छी लगी बनी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर। नंबर ये भी हो सकता है कि आने वाले
समय में अगर हम जो मांग रहे हैं कि हमें यूएन स्थायी सदस्य है वो भी, उसके बाद आप देखिए कि जहां तक यूएस से सवाल है, कभी भी ये नहीं भारत और चाइना के सुधार आए, हम्म। क्योंकि चाइना करने के लिए, उसकी बढ़ती हुई पावर को कम करने के लिए अच्छा करते हैं। पठानिया साहब, तो आपसे जरा दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी चाहिए। आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, बीच में बात आपकी कट रही है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोबारा से जरा असाइनमेंट यहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। कैप्टन साहब, या क्या ये एहसास हुआ है दो बड़ी ताकतों को वाकई में कि पूरी दुनिया के अंदर जो बार बार कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया अब अमेरिका जिन ग्रुप्स को लीड करता है उसके साथ शायद जाना पसंद नहीं करते, तो भारत और चीन पर ज्यादा नजरें हैं, बजाय इसके कि दोनों किसी जंग में, किसी कन्फ्लिक्ट में उलझ जाएं, पीसफुल तरीके से बातचीत हो, रास्ते निकले। शायद इस बात का एहसास देर आए दुरुस्त आए, दोनों मुल्कों को हो गया। वो तो है। देखिए, जंग जो है, अमेरिका तो चाहता है कि चीन के साथ हिंदुस्तान का जंग हो, ताकि उसका जो ताइवान के उधर जो उसका प्रेशर है वो जी। कम हो। तो ये बड़ी देर से लगा हुआ है जो अमेरिका उसके अंदर कि भाई किसी न किसी तरीके से इन दोनों के आपस में जो है ये, क्योंकि एक जो देखिए, एक जो अभी बना है वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है वो है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के अलावा एक और जो बना है, जो एक्सिस बन गया है, वो बन गया है रशिया, ईरान जी। और चीन का। और साथ में उसमें तुर्की भी किसी हद तक है उसके अंदर। फिर उसके बाद में ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स के अंदर अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर चीन और हिंदुस्तान मिल जाएंगे, देखिए चीन इस वक्त नंबर 2 इकोनॉमी है, हिंदुस्तान नंबर 5 है और नंबर 3 पे आने वाला है। तो इन दोनों की इकोनॉमीज काफी बड़ी है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो बहुत फास्ट बढ़ रही है और अमेरिका डेटर नेशन की तरफ बढ़ रहा है। अभी उसके ऊपर तकरीबन कोई 76 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है। तो ये सारी बातें सोच के अमेरिका ये सोचता है कि अगर इन दोनों देशों के अंदर आपस में जो रिश्ते हैं वो खराब रहेंगे तो अमेरिका को फायदा होगा। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन और हिंदुस्तान का जो है ये एक रिलेशनशिप अच्छा हो। अभी आप देखिए जी। जो जिस हिसाब से ये अभी ब्रिक्स के अंदर पुतिन जी ने एक दिखाया कि ब्रिक्स का वो जो है एक नोट दिखाया उन्होंने कि जी ब्रिक्स की इकोनॉमी चलेगी, हमारा जो डॉलर है ब्रिक्स का डॉलर, वो दिखाया। अगर ये हो जाता है कि जो ब्रिक्स के नेशंस हैं वो अपने उसके इकोनॉमी, अपना डॉलर अपनी करेंसी के हिसाब से चलेंगे, तो डॉलर की अहमियत जो है वो कम हो जाएगी और डॉलर की अहमियत कम होने से अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगेगा। तो ये सारी बातें देखिए, ये इकोनॉमिक है। आजकल जो युद्ध है, युद्ध क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है कि अमेरिका एक तरफ से आर्म्स, क्योंकि उसका जो एक पेशा है आर्म्स सप्लाई करना, एक जगह में वहां पे जो हालात हैं, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको टॉपल करना, वहां पे डिक्टेटर खड़े करना, और अगर डिक्टेटर उसकी बात नहीं माने उसको भी टॉपल करना, और उसके बाद में वहां पे आर्म्स देना, दोनों साइडों को आपस में लड़ाई लगवाना। फिर लड़ाई लगाने के बाद में वहां जाएगा वो अपने आप को कि जी हम इसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, वो भी करना है। तो ये अमेरिका की पॉलिसी ये है। अब इसके अंदर अगर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप देखिए, हिंदुस्तान क्या है, यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के अंदर भी यही कह रहा है कि देखिए आज लड़ाई युग नहीं है। चीन के साथ में हालांकि हमने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया, मैं कहता हूं हिंदुस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया उधर, और नहीं तो हम जो जिस हिसाब से चीन आया था वहां पे कुछ भी हो सकता था, हम एक्चुअल वॉर में जा सकते थे, पर नहीं गए, क्योंकि हम समझते हैं कि देखिए लड़ाई जो है, जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा, लड़ाई हल नहीं है, डायलॉग हल है। तबाही की तरफ शायद चले जाते। मोहम्मद इसहाक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इसहाक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इसहाक से भी एक दो सवाल थे। इसहाक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, फाइनली पठानिया साहब, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बहुत बात होती है, मामले जरा अलग हैं, टोपोग्राफी भी जरा अलग है, लेकिन सबक क्या है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ गुड रिलेशनशिप? पठानिया साहब।
चलिए इसहाक भी हमारे साथ ज्वाइन किए। इसहाक, आप चरवाहों की बात कर रहे थे, उन लोगों की बात कर रहे थे जो LAC के आसपास रहते हैं। इस पूरी हलचल जब भारत और चीन एंगेजमेंट्स हो रही थी, बातचीत में एंगेज थी दिल्ली और बीजिंग, और कमांडर लेवल की बातचीत भी होती रही, क्या किसी तरीके से वो लोग भी इन्वॉल्व हुए, किसी तरह की वहां पर भी लोगों को कहा गया आगे पीछे हटने के लिए? और इन दिनों किसी तरह की कोई हलचल उन लोगों के लिए जो हम देख रहे थे थोड़ा पीछे हट रहे थे, बार बार कह रहे थे कि चीनी परेशान कर रहे हैं, अपने मवेशियों के साथ खुले में वो सरहद के बिल्कुल करीब या जीरो लाइन के आसपास नहीं जा पा रहे हैं, इन दिनों कोई किसी किस्म की हलचल? जी, फिलहाल अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें, चांगथांग रीजन की बात करें, तो वहां पे जो है इस तरह की किसी भी तरह की हलचल तो नहीं है। लेकिन ये जो खबर आने के बाद यकीनन वहां के लोग कहीं ना कहीं जो अपने नोमैड्स जो अपने मवेशियों को लेके बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, वो यकीनन राहत महसूस करेंगे। और वहां के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुनचोक स्ताजिन जो उस एरिया के काउंसलर हैं, हालांकि 2 काउंसलर, तो वो लगातार जो वहां के मुद्दे हैं, इश्यूज हैं गवर्नमेंट के सामने, और एक्चुअली हाईलाइट करते रहते हैं। तो ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस, जो डिसएंगेजमेंट के ऊपर भारत और चीन की रजामंदी फिलहाल जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है, ये यकीनन देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकता है। और साथ ही साथ जो लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख में रह रहे जो लोग हैं, उनके लिए यकीनन अच्छी खबर है, ताकि वो चैन से जो बॉर्डर एरिया में अपना जो है जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो नोमैड्स हैं, उनका मेन जो डिपेंडेंट हैं वो अपने मवेशियों के ऊपर रहता है, तो पास जो लैंड्स हैं वो उनके लिए काफी कबूल होता है। तो अगर ये डिसएंगेजमेंट होता है तो वो नॉर्मल तरीके से और अच्छे तरीके से अपने रोजमर्रा जिंदगी वहां जी सकते हैं। ठीक है पठानिया साहब, एक आखिरी चीज आपसे भी कि मैं पूछ रहा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए भी किसी किस्म का राज इन रिश्तों में या इस कोशिश में छुपा है, और अगर सबक हासिल किया जाए तो वो कैसा? पॉजिटिव रिस्पांस को इस्लामाबाद से होता है, हालांकि मामला बिल्कुल डिफरेंट है, यहां बात टेररिज्म वाली आ जाती है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव कोशिश होती है उस तरफ से, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि इन टर्म्स ऑफ गुड रिलेशनशिप शायद दोनों एक टेबल पर आ सके? देखिए जी, आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिक। चाइना को अगर अति जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो उसके बाद ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान को भी बोल करेगा कि वो इंडिया के देश सुधारे, तो वो शायद होने वाला नहीं। चाइना का जो मेन इस समय मोहरा है वो है पाकिस्तान जी। और जब तक चाइना नहीं चाहेगा, भारत पाकिस्तान के रिलेशन में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनका जो $16 बिलियन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद गदावार एयरपोर्ट, ये सारा, ये कभी वो नहीं चाहेगा कि इनके रिश्तों में सुधार हो। और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वहां, वो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसकी से बहुत लिमिटेड है, वहां सारा कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास है। तो क्या चाइना के पास इतनी शक्ति है कि उनके जो आर्मी के चीफ हैं जनरल मोदी, उनको भी समझा सकते? और अगर भारत पाक के मजबूती तो चाइना को क्या फायदा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल SS पठानिया साहब, कैप्टन अनिल गौड़ साहब और मोहम्मद इसहाक, थैंक यू सो मच अपनी कीमती राय देने के लिए। ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आप हमारे साथ ज्वाइन किए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस मामले पर गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 28-29 तारीख तक आप देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों अफवाज जब पीछे हटना शुरू हुई हैं, तो सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, सरकार की तरफ से भी इस पर क्लैरिफिकेशंस आएंगी मुकम्मल तौर पर कि एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें कहां पर क्या। जैसे अनिल साहब बता रहे थे कि इस 4 साल के अरसे के दौरान टावर्स, कनेक्टिविटी, पर्टिकुलरली रोड कनेक्टिविटी, इस तरफ से भी काफ़ी काम हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन चीन की तरफ से जो पोजीशन मजबूत दिखाने की कोशिश हुई वो अगर काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है, तो 4 अप्रैल से पहली वाली पोजीशन या फिर 93 वाली पोजीशन, उस सवाल का जवाब क्या होगा, सर इस पर कोई वर्जन सामने आएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट।